बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप स्टोरी के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ बयानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, मौज़ूआत की टॉपिक्स की तो जन्नत है पाकिस्तान, और वहाँ यहाँ रोज़ नित नए वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं, और ऐसे अजीब व गरीब वाक़यात के शायद दुनिया ने बहुत कम देखे होंगे। ख़्वाह वो हमारी सियासी ज़िंदगी हो या हमारी सियासी शाहरा हो, शाहराए सियासत हो, शाहराए इंसाफ हो, शाहराए इस्टेब्लिशमेंट हो, मतलब आप जिस मौजू पे चाहें ऐसे वाक़यात और हालात आपको मिलेंगे कि शायद दुनिया में रिपोर्टिंग का इससे बेहतर ज़रिया हो नहीं सकता। और नो डाउट बड़ी चमकती भड़कती हुई आप न्यूज़ देखते भी हैं, और सोशल मीडिया भी भरा पड़ा है इन तमाम चीज़ों से। नो डाउट इसमें मिर्च मसाला भी बहुत सारा ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि चैनल और सोशल मीडिया को आगे बढ़ाना होता है, तो हर बंदे की पूरी कोशिश होती है कि न किसी अंदाज़ में जो है वो इस ख़बर को और छोटी ख़बर को और थोड़ा सा बड़ा करके भी आप हम सबको बताया जाए। और नो डाउट इसकी रेटिंग्स पे लोग हज़ारों नहीं अब तो लाखों डॉलर्स तक कमाना शुरू हो गए हैं। तो ये एक ओवरऑल सिलसिला में बता रहा था, लेकिन नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान एक ज़रख़ेज़ तरीन न्यूज़ का इलाका है। जिस तरह कहते हैं कि ज़राअत हमारी बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है हमारे पास, इसी तरह से मीडिया के लिए भी बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, और यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है। मीडिया पर कोई किसी किस्म की कोई कदगन नहीं है अगर वो एक ख़ास असलूब के अंदर काम करता रहे, एक ख़ास डायरेक्शन में चलता रहे, एक ख़ास माइंडसेट को प्रमोट करता रहे, तो मीडिया पर यहाँ कोई किस्म की कोई कदगन नहीं है, और वो बासानी यहाँ पर प्रिवेल कर जाते हैं, और नो डाउट कर भी रहे हैं। मैं और आप देख भी रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, बहुत सारे लोग जो है वो अपनी अपनी कहानियाँ लेके आगे बढ़ रहे हैं, और पाकिस्तान में इससे फ़साद फैलता है। पाकिस्तान में इससे फ़साद फैल रहा है या अनारकी फैल रही है, क्या हम टुकड़ों में बँट रहे हैं, या हम यकजहती का इज़हार कर रहे हैं, या हम में इत्तेहाद और यगानियत का मादा बढ़ रहा है, इसकी किसी को फ़िक्र नहीं है। ये है या नहीं है, लेकिन इनका चैनल, ख्वाह वो सोशल मीडिया चैनल हो या मेन स्ट्रीम चैनल हो, वो चल रहा है और वो ख़ुद पल रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान पलता है या नहीं पलता, ये अब आजकल सिनेरियो बन गया है। और बदकिस्मती है नाज़रीन कराम कि पैसे की इस दौड़ के अंदर जो हम आजकल दुनिया में देख रहे हैं, और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कि पैसे की दौड़ है, और हर बंदा किसी न किसी अंदाज से माया वाला, जिसे कहते हैं हमारी बहुत सारी ज़बानों में, और हमारी ठेठ पुरानी उर्दू में भी माया नोट को कहते हैं। और हर शख्स जो है वो पूरी कोशिशों में मसरूफ़ है कि किसी न किसी अंदाज़ में पैसा उसके पास आ जाए, ख़्वाह वो किसी तरह से भी हासिल किया हुआ हो। हाँ, उसमें से फिर चंद एक टके जो हैं वो समाजी खिदमत पर ख़र्च कर दिए जाएंगे, सोशल मीडिया पे उसकी तस्वीर लगा दी जाएंगी, और फिर कुछ इंटरव्यूज़ आ जाएंगे, पेड इंटरव्यूज़ जिसे हम कहते हैं, और अल्लाह खैर सल्ला, और फिर आप उन शुरफा में आपका शुमार होने लगेगा जिन्होंने कोई पीछे कुछ भी किया हो, माजी इनका कुछ भी हो, हाल बेहतर होना चाहिए, और इस हाल पर आपका मुस्तकबिल यकीनी तौर पर बेहतर हो ही जाता है। तो ये बहुत सारी कहानियाँ कहाँ तक आप मुझसे सुनेंगे, और कहाँ तक मैं आपको सुनाता चला जाऊँ। वक्त कम हो जाए, कहानियाँ ख़त्म नहीं होंगी हमारे पाकिस्तान में। बदकिस्मती है कि जो सबसे बेहतरीन तरीन चीज़ जिसे हमने खो दिया है, वो हमारा तरबियती और अखलाकी सिस्टम है, जिसको हमने कमोबेश पसे पुष्ट डाल दिया है। और यही वजह है कि आज हम जिन अखलाकी पस्तियों पर में गिरे हुए हैं, वहाँ तक पहुँचते लोगों को सालों लग जाते हैं। एक इंटरनेशनल जिस तरह से हमारे यहाँ बड़ी आम ज़बान ज़द आम पाकिस्तान में अब तो ये फ़िक्रा या ये जुमला या ये लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट बड़ा आम सा हो गया है। इसी तरीके से एक आलमी इस्टेब्लिशमेंट भी होती है। नाज़रीन कराम, आलमी इस्टेब्लिशमेंट का काम जिस तरह किसी भी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट होती है, वो ये डिसाइड करती है कि इस मुल्क में किस तरह से इदारे काम करेंगे, किस तरह से लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है, इदारों को कंट्रोल किया जा सकता है। ये नॉर्मली और कई दफ़ा ये इल्ज़ामात हमारे मुल्क में भी लगते रहे, लेकिन बिसाइड्स के हमारे मुल्क में क्या सिचुएशन है, आलमी सतह पर भी एक इस्टेब्लिशमेंट की जंग है। डिफरेंट माइंडसेट्स होते हैं आलमी सतह पर, और वो उनकी कोशिश होती है कि वो ममालिक
वो ममालिक जहाँ पोटेंशियल बहुत हो, वो पोटेंशियल कई किस्म का होता है। अफरादी क़ुव्वत का पोटेंशियल भी हो सकता है, यानी कि अफरादी क़ुव्वत वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, जैसे पाकिस्तान है अफरादी क़ुव्वत में, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अफरादी क़ुव्वत के अगर एतबार से देखा जाए तो एक ज़रख़ेज़ तरीन जो है ना वो ख़ित्ता है। कि मैं एक दफ़ा इससे पहले भी किसी प्रोग्राम में इसका ज़िक्र कर चुका हूँ कि दुनिया की स्टडी मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर होती है और कुछ चीज़ें रियल स्टडी के तौर पे भी सामने आ जाती हैं। तो मैं एक प्रोग्राम में सुन रहा था कि जिस तरह से पाकिस्तान का अगर निज़ाम अदल को देखा जाए तो बहुत 100 से भी आगे जाके कोई नंबर आ रहा है पाकिस्तान का। इसी तरीके से पाकिस्तान की आवाम को हुकूमत की जानिब से दी गई फैसिलिटीज़, मैं बात करूँगा महंगाई, गैस, बिजली, बेरोज़गारी, लाक़ानूनियत, लाइंसाफ़ियत, ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें हुकूमत या रियासत को देना फ़र्ज़ होता है। तो बहरहाल मैं दोबारा से मौजू पर आता हूँ कि एक स्टडी हुई और इसमें हुकूमत की जानिब से, रियासत की तरफ से आवाम को दी जाने वाली फ़ैसिलिटीज़ का अगर नंबर देखा गया, उसमें दो चीज़ों को एक साथ इवैल्यूएट किया गया। वो पाकिस्तान को उसमें को 100 से भी आगे नंबर जो हमारी अदलिया का या हमारे दीगर इदारों का है, उसी में नो डाउट हमारी फ़ौज माशाल्लाह जो है वो आर्मी हमारी जो है ना वो अगर दुनिया की स्टडी में देखा जाए तो टॉप नंबरों में ही होती है हमेशा से। बाकी हमारे तमाम इदारे जो है वो बहुत पीछे चले गए। तो एक तो हमारी 100 स्टडी हुई और इसका रिसर्च में ये आया कि पाकिस्तान की आवाम को रियासत ने जो फैसिलिटीज़ दी हैं वो 100 से भी ज़ायद नंबरों में आ गई है। यानी कि 100 मुल्कों के बाद अगर कहीं 125-26 नंबर था हमारा, ठीक है उसमें। लेकिन उन्हीं मरात, उन्हीं फैसिलिटीज़, उन्हीं कोशिशों में जो हुकूमत ने दी हैं, जो थोड़ी सी हैं, उससे फ़ायदा उठाकर अपने आप को एक्सेल करना, आगे बढ़ाना, अपने आप को डेवलप कर लेना, अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कर गुजरना, अब दुनिया में कुछ ना कुछ कर जाना, अपनी मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कर जाना, अपनी फैमिली के लिए, अपने आप के लिए कुछ कर जाना, ये एक इंस्टिंक्ट होती है जिसके उस मिनिमम फैसिलिटीज से फ़ायदा उठाकर मैक्सिमम आउटपुट देने में पाकिस्तान का 7वां नंबर, 7 नंबर। यानी कि पाकिस्तान में अफरादी क़ुव्वत और नो डाउट मेंटालिटी का अगर मैं का मुवाजना करना चाहूँ दीगर ममालिक से, तो पाकिस्तान का 7वां नंबर। मतलब मैं हैरान था वो ये स्टडी देख के, और फिर मैंने इसको ज़रा चेक भी किया। उस वक्त की बात कर रहा हूँ, ये कोई चंद साल पुरानी बात है। तो पोटेंशियल, अफरादी क़ुव्वत का पोटेंशियल बेइंतहा है पाकिस्तान में, और हमें जितने भी रिसोर्सेज मिल रहे हैं आज पाकिस्तान अगर खड़ा है अपनी सतह पर, अगर कुछ वो चीज़ें जिसका मैंने जिक्र किया, क़ानून, इंसाफ, ये दो चीज़ें ऐसी हैं, इस पर ही अगर कदगन लगा दी जाए, इस पर ही अगर बाय फोर्स रियासत अपनी अमलदारी कायम करने में कायम हो जाए, तो याद रखिएगा आवाम को हुकूमतों से कुछ नहीं चाहिए। आवाम अपने ज़ोर बाजू से, अपने ही बलबूते पर बहुत कुछ कर सकती है। हुकूमत से सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ और लाक़ानूनियत का ख़ात्मा यकीनी तौर पर, यानी कि कानून की गिरफ्त जो है ना ये मजबूत होनी चाहिए। उस पर जो भी कानून, ख्वाह वो छोटा कानून, छोटे कानून की खिलाफ वर्जी, ख्वाह वो जिसे हम आसान तरीन अल्फाज में ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी कह सकते हैं, रॉन्ग साइड की खिलाफ वर्जी कह सकते हैं, वहाँ से लेके बड़ी से बड़ी अरबों खरबों की करप्शन, ख्वाह वो कहीं भी हो, किसी भी इदारे में हुई हो, वहाँ तक के इस सिस्टम को अगर बेहतर कर दिया जाए तो फिर आवाम को रियासत से और कुछ नहीं चाहिए। रियासत से आवाम को सिर्फ यही कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। इसके बाद ये ख़ुद ब खुद होता चला जाता है। किसी ज़माने में बरतानिया जल रहा था तो चर्चिल ने भी यही पूछा था कि अब चर्चिल से किसी ने पूछा कि क्या होगा अब बरतानिया का, तो चर्चिल ने सिर्फ एक बात कही थी उस वक्त, विंस्टन चर्चिल ने, कि क्या हमारी अदालतें अब तक ज़िंदा हैं और सही इंसाफ फराहम कर रही हैं। तो यही बताया गया उसको, जी हाँ, अदालतें कम अज़ कम इंसाफ फराहम कर रही हैं और वो चल रही हैं। तो उन्होंने कहा फिर बरतानिया को आगे बढ़ने से और दुनिया की ताकत, भरपूर ताकत, बड़ी ताकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आज हम बरतानिया को देख रहे हैं, चर्चिल और यहाँ के जो कमोबेश सदी का जो फ़र्क है वो मैं और आप देख रहे हैं कि आज बरतानिया कहाँ खड़ा है और हम कहाँ खड़े हैं। कायद आज़म भी एक लॉयर थे, कायद आज़म भी एक माहिर क़ानूनदान थे। उन्होंने भी इंसाफ की अहमियत का अंदाज़ा था कि जब तक किसी भी रियासत या मुआशरे में इंसाफ
का बैलेंस, इंसाफ का तराजू जो है वो डिसबैलेंस रहता है, तो शायद ये मुश्किलात हमारे लिए डे बाय डे बढ़ती चली जाती हैं। और आज 75 सालों के बाद हम ये कहने पर बदकिस्मती है कि हमारी मुक़्तदर शख्सियात जो है वो ये कहने पर जो है हक़ बजानिब हो गई हैं कि जो कुछ भी क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की सोच थी, ये उस वक्त की सोच थी। आज हम चाहें तो उससे डिफ़र कर सकते हैं। खुदा न खास्ता कल को मैं ये ना कह बैठूं कि ये रियासत गो के आज भी कई लोग इस बात पर मुज़र हैं कि जो पार्टीशन हुआ, जो तक़सीम हुई बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद की, वो किसी की ईमा पर हुई। लेकिन बहरहाल मैं किसी ज़ात को पॉइंट आउट करने के बजाय सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो भी था, हम तो जो मिला उसे भी ना संभाल पाए, और 71 को हमने अपना एक बाजू जो हमसे बड़ा, हमसे ज़्यादा और हमसे कवी था, हमने उस बाजू को ही अपने आप से जुदा कर दिया। बहुत सारी वजूहात रही होंगी यकीनी तौर पर, लेकिन सही सूरत हाल हमारे सामने बहुत कम आती रही है। माजी में तारीख़ का हमारी कौमों में तारीख़ की बड़ी अहमियत होती है। बदकिस्मती से हमने अपनी तारीख़ों को भी ना संभाला, हम अपनी तारीख़ों को भी नहीं संभाल पाए। हमारी तारीख़ मस्ख़ हो चुकी है और फिर नई तारीख़ें रकम होती हैं उन लोग, और वो लोग वो तारीख़ें रकम करते हैं जिनका स्टेक होता है, जिनका इंटरेस्ट होता है कि आवाम को और आगे आने वाली नस्लों को क्या देना है। जैसे वो चाहते हैं वैसे ही हमारी ये तारीख़ें आगे बढ़ती रहती हैं। तो मैं बता ये रहा था कि हमारी पोटेंशियल, एक हमारी सबसे बड़ी किसी भी जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है उसका, उनकी अफरादी पोटेंशियल, हमारे लोगों का, आवाम का पोटेंशियल, इसके बाद हमारी ज़मीनों का पोटेंशियल, यानी कि हमारी ज़मीनों की मादनियात, हमारे पहाड़, हमारे मौसम, हमारी ज़रख़ेज़ ज़मीनें, मतलब ये वो अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें होती हैं जिनका हम जितना भी शुक्र अदा कम है। पाकिस्तान माला माल है इनसे। तो मैं अभी जनरली बात कर रहा हूँ। अफ्रीका माइंस, मतलब गोल्ड है। दुनिया जो हम पाकिस्तानी या बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद के लोग, या बांग्लादेश हो गया, या और छोटे ममालिक आसपास के बर-ए-सग़ीर के लोग, अमेरिका, यूके और यूरोप, इन ममालिक की तरफ भागने की या जाने की कोशिश करते हैं। और आप हैरान होंगे, ख्वाह वो बिज़नेस हो तो हम मिडल ईस्ट की तरफ भी जाते हैं, लेकिन आप हैरान होंगे कि हमारे यूके और यूएसए के लोग जो है वो बिज़नेस के लिए अफ्रीका का रुख करते हैं। जी हाँ, बहुत बड़ी मार्केट है अफ्रीका। माइंस हैं, गोल्ड माइंस से लेकर वहाँ के कारोबार के सतह तक जो है ना, क्योंकि उन इलाकों को भी इतना डिप्राइव रखा गया है, इतना दबा के रखा गया है उन इलाकों में, और अपनी पसंद के वहाँ पे मुक़्तदर शख्सियात को वहाँ पर मनसब हुक्मरानी पर बिठाया गया है। ये आलमी इस्टेब्लिशमेंट का काम होता है। आलमी इस्टेब्लिशमेंट ये करती है कि जिस मुल्क में भी उनके स्टेक होते हैं, वहाँ पर उनकी पूरी कोशिश होती है कि उनके नुक्ता निगाह के लोग, उनकी बात पर अमल करने वाले या उनकी बात को ना झुटलाने वाले लोग बैठे हों, जो इनकी आंखों में आंखें ना डाल सकें, और उनके दिए हुए चार्टर के मुताबिक, उनकी दिए हुए लाइन ऑफ डायरेक्शन के मुताबिक वहाँ पर एक मनसब हुकूमत बनाएं, और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिशों को कम करके ज़्यादातर जो है ना, हम उन्हीं के आगे अपनी झोलियाँ फैलाते रहें। और वो बवक़्त ज़रूरत अपने, कोई भी शख्स दुनिया में, यहाँ पाकिस्तान की अगर बात कर लें, आपकी और मेरी बात कर लें, कोई भी शख्स बिना किसी वजह के ग़ालिबन किसी की मदद नहीं करता। ख़ास तौर पे मुल्कों में तो ये मफादात की दोस्ती होती है। मुल्कों में चाइना हमारा लाख बड़ा दोस्त सही, रशिया से हमारे ताल्लुकात कितने ही बेहतर क्यों ना हो, ये मफादात की दोस्ती कहलाएगी। एक मुल्क का दूसरे मुल्क से मफाद होगा तो वो ये दोस्ती को कायम रखेंगे। जहाँ उनका ज़ाती मफाद, ख़्वाह वो जुग्राफियाई मफाद हो, ख्वाह वो कोई और माली मुआवनत या माली मफाद इससे वाबस्ता हो जाए, तो ये तमाम मफादात मिलकर कोई दो मुल्क आपस में दोस्ती करते हैं। तो यही होता है। तो दुनिया में एक आलमी इस्टेब्लिशमेंट का मैंने एक हल्का सा नक्शा खींचा है। वो पूरा दुनिया का नक्शा उनके सामने बिखरा पड़ा होता है, और वो वहाँ पर अपने प्यादे, अपने शतरंज की बिसात जो है वो बिछाए चले जाते हैं। किस मुल्क में किस वक्त क्या करना है, क्या कराना है, कैसे कराना है, और कौन इसके लिए जो है ना इनके सहूलतकार बनेंगे, ये तमाम चीज़ें आलमी इस्टेब्लिशमेंट देख रही होती है। और उसके लिए यकीन तौर पर वहाँ की जो लोकल इस्टेब्लिशमेंट होती है वो उनके उस एजेंडा को
कोशिश करके आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। तो ये एक जनरल मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि बदकिस्मती से जो है अब हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके हाथों को मजबूत करते हुए हमारे जो लोग करता धरता हैं, ख़ास किसी भी हालत में है, पाकिस्तान को कायम रहना है। इसमें सियासी अफरा तफरी पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नो डाउट अपनी आवाज़ को एक ख़ास अंदाज में बुलंद करना किसी भी नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ अच्छी बात है, लेकिन अमलाक को नुकसान पहुंचाना, हमारे ही मुल्क की अमलाक को नुकसान पहुंचाना, ये किसी तरह भी हमारी फेवर में नहीं रहेगा। तो इंतहाई सोच समझ और बुर्दबारी के साथ हमें पाकिस्तान को आगे लेके जाना है और कोशिश करनी है कि तमाम सराउंडिंग्स को अपनी निगाहों के सामने रखते हुए पाकिस्तान के लिए सही फ़ैसला करें। वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होता हूँ और दोबारा इसी मौजू को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में दूसरे वक्फे के बाद मैं हाज़िर हूँ और हम बात कर रहे थे आलमी इस्टेब्लिशमेंट की। यकीन तौर पर मैं और आप बखूबी जानते भी हैं और बहुत सारी बातें हमें समझ भी आई होंगी। ये वही स्टडीज़ हैं जो दुनिया भर में चलती हैं और दुनिया भर में देखी जाती हैं। सोशल मीडिया को आप सिंगल क्लिक पर ये सारी चीज़ें आप आसानी से बासानी समझ सकते हैं और देख सकते हैं, इसलिए किसी रॉकेट साइंस की अब ज़रूरत नहीं रही है। अच्छा, ये आगाज़ करते हैं। अब थोड़ा सा बात हमारे शहर कराची की भी हो जाए। और शहर कराची आजकल सबसे ज़्यादा जिस वबा का शिकार है वो है गैस की परेशानी। यानी कि चूल्हे ठंडे होना शुरू हुए। एक ज़माना था जब चूल्हा ठंडा होना सिर्फ़ और सिर्फ बेरोज़गारी की वजह से ये जुमला इस्तेमाल किया जाता था कि हमारे चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, लेकिन अब वाकई में रियली हमारे चूल्हे ठंडे कर दिए गए हैं। बेरोज़गारी तो अपनी जगह है, बिजली करोना रो के हम थक गए कराची वाले। के इलेक्ट्रिक की कान पर जू नहीं रहेंगी और रियासत क्योंकि के इलेक्ट्रिक को भरपूर सपोर्ट करती है। मैं और आप देखते रहें तो तांबे की तारों से ले के मीटर रेंट तक और मीटर रेंट से ले के बेशुमार किस्म के टैक्सेस तक, और फिर कोई लाइन कोई के इलेक्ट्रिक के को कुछ बात कर ले तो इस पर मुकदमात। तो ये सब चीज़ें तो आपके और मेरे सामने हैं। तो के इलेक्ट्रिक पे बात करना ही फजूल है, वो तो हम आदी हो चुके हैं। अब के इलेक्ट्रिक के जुल्म सितम सहने के तो हम आदी हैं, लेकिन अब ये जो गैस की कमी जो है, इसने जो है पूरे कराची को दहला के रख दिया। बल्कि कराची नहीं, पूरा पाकिस्तान ही इससे सर्दियों में तो समझ में आती थी, और अब सर्दियां क्योंकि बढ़ना शुरू हुई हैं और इस पर भी हम कुछ बात करेंगे कि इन सर्दियों में आगे जाके होगा क्या। लेकिन अभी तो सर्दियों का आगाज़ हुआ नहीं था और एक टाइमिंग्स के साथ गैस मिलना शुरू हुई। सीएनजी पर ऑलरेडी गैस नहीं थी और अब घरों में गैस की जो शॉर्टेज है वो इस हद तक बढ़ गई है कि शायद लोग अब यकीन तौर पर सिलेंडर्स तक आए हैं। सिलेंडर्स के बाद उन्होंने कुछ गैस को पिक करने, सक करने वाली कुछ मशीनें अपने अपने घरों में लगाना शुरू की। हुकूमत ने रियासत ने इसके ख़िलाफ़ भी जो है वो कुछ एक्शन लेना शुरू किया है। कुछ जगहों पर इस पर एक्शन हुआ भी है और कुछ लोगों ने इसको मजहबी तौर पर देखने की कोशिश की कि आया अपनी ज़रूरत की गैस को सक करने के लिए जो मशीनें लग रही हैं, आया इस्लामी और दीनी और मजहबी नुक्ता निगाह से इसकी क्या अहमियत है या इसकी क्या हैसियत है। तो यकीन तौर पर मुझे तो जो मेरी मालूमात और जो मेरी नॉलेज थी, जो मैंने एक फ़तवा इस बारे में किसी दारुल का पढ़ा था, तो उसमें तो यकीन तौर पे इसे एक नाजायज़ करार दिया गया था कि अगर आप किसी की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़रूरत को खींच लेते हैं कि गैस ले लेते हैं, तो ये एक गैर शरई और नाजायज़ अमल होगा और इस पर यकीन तौर पर अल्लाह ताला हमें सज़ा भी दे सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा इज्तनाब कीजिए। शायद थोड़ी सी कम गैस आएगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। नहीं होगा तो कोई बात नहीं,
लेकिन इस तरह से अपना काम करके किसी और को तकलीफ़ में डाल देना और बाकी सारा अपार्टमेंट या सारी गली जो है वो आपकी इस गैस सकिंग मशीन की वजह से बिल्कुल ही अंधेरे में चली जाए या बिल्कुल ही उनके चूल्हे ठंडे रहें, तो ये मुनासिब भी नहीं। तो वैसे ये एक कोशिश है, जनरल मैसेज भी इसे आप कह सकते हैं, जो उन आवाम के लिए जो इस किस्म के कोई टूल्स इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, गैस के इस बहरान की वजह से जो दूसरा सबसे बड़ा जो है मसला पैदा हो रहा है वो है अब लोगों का रुझान जो है वो रेस्टोरेंट्स की तरफ बहुत बढ़ गया है। कभी रात में गैस नहीं, कभी सुबह गैस नहीं, कभी कहीं टाइमिंग्स, कहीं बिना टाइम की गैस नहीं। तो अब ये रोज़मर्रा का मामूल बन गया। आप देखें हालिया दिनों के अंदर, कुछ माह के अंदर रेस्टोरेंट्स पर रश, ख़ास तौर पे मैं हैरान हुआ कि सुबह के नाश्ते के वक्त का जो रश है वो गैर मामूली तौर पर बढ़ गया। और ये आम दिनों की बात कर रहा हूँ, सैटरडे संडे की बात नहीं हो रही। जिस दिन छुट्टियाँ होती थी लोग हलवा पूरी या दीगर पराठे, मलाई, बहुत सारी चीज़ें कराची की सौगात हैं मॉर्निंग की, क्योंकि पाए शायद तो कराची वाले पसंद नहीं करते, तो मॉर्निंग में ख़ास तौर पे। तो इन सब चीज़ों को देखा जाए तो अब मॉर्निंग का नाश्ता जो है, ये सैटरडे संडे की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल दिनों की बात कर रहा हूँ, वो बढ़ता चला गया है। छोटे मोटे जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, अब तो बड़ी जगहों पर भी खासा रश देखने को मिल गया। और जो लोग सिर्फ सैटरडे संडे को मॉर्निंग का नाश्ता रखते थे, अब उन्होंने और भी दिन रखने का सोच लिया है या रखना शुरू कर दिया है। ये क्यों है मैं और आप समझते हैं? क्योंकि घर में सुबह के वक्त सम टाइम कुछ लोगों को गैस होती नहीं है। जब वो गैस नहीं होती तो यकीनी तौर पे जब वो अपने ऑफिस, अपने किसी भी काम के लिए निकलेगा तो कुछ तो खा के, कुछ तो पेट में कुछ तो डाल के जाएगा। तो वही मजबूरी जो गैस की, कि वो निकलता है और फिर कहीं से ब्रेकफास्ट लेता हुआ या करता हुआ निकलता हुआ अपने काम पर जाता है। क्या जुल्म है, क्या सितम ज़रीफ़ी है ये। मतलब ये कैसी प्लानिंग है, ये कैसी रियासतें हैं, ये कैसे हुक्मरान हैं कि इन्हें पता ही नहीं कि आइंदा सालों में हमारी ज़रूरियात क्या होंगी। शायद वो हम जैसी हमारी घरों में अनपढ़ ख़वातीन से भी ज़्यादा जो है वो नाअहल लोग हैं। हमारी ख़वातीन भी अगर आटा 2 दिन का इनके कनस्तर में होगा तो अगले 2 दिन के लिए वो तैयारी पहले से शुरू कर देती हैं, इन्हीं 2 दिनों में, कि ये ख़त्म हो जाएगा तो हमें अगले हफ्ते के लिए रोटियां कैसे बनेंगी, फ़िक्रमंद हो जाती हैं। लेकिन हम गैस खा गए, पी गए, सब कुछ ख़त्म कर दिया, उगल गए, हवा में उड़ा दी उस गैस को हमने। लेकिन हमें पता नहीं था कि आगे आने वाली हमारी ज़रूरियात क्या हैं। हमने कोई नए ज़खायर, वही सालों से चला हुआ ज़ख़ीरा, इसके बाद हमने कोई नई तैयारी नहीं की, किसी नए सिस्टम की तरफ लेके नहीं गए। वो सब वही पुराना फरसूदा निज़ाम। और मैं समझता हूँ कि हमें सबसे बड़ी जो जिसे कहते हैं ना सबसे बड़ी जो हमें बद्दुआ लगी है, वो उसी इलाके की लगी है जहाँ से गैस निकलती थी। हमने उन इलाकों को भी गैस फराहम नहीं कर सके बदकिस्मती से। उन इलाकों में लोग लकड़ियों पर, और रीज़न क्या बताया गया, बड़ी हैरानकुन बात है। दुनिया पहाड़ों पर पता नहीं क्या क्या लेकर चली गई। पहाड़ों को उन्होंने शहर आबाद कर लिए पहाड़ों पर। और बदकिस्मती है कि वहाँ पर हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये राग अलापा गया, एक अरसे तक अलापा गया। और बलूचिस्तान के तो अब यकीन तौर पे कई सूरमा आजकल मंजर आम पर भी हैं और बलूचिस्तान के हक़ के लिए बात भी करते हैं। बलूचिस्तान के लिए कहता गया सुई जैसे इलाके में या सुई के आसपास के गांव गोठों में या शहरों में, कि क्योंकि हाइट्स हैं और उस हाइट्स पर और दूर दूर गांव हैं या दूर दूर घर हैं, वहाँ तक ये लाइनें पहुँचाना इतना आसान नहीं है। तो वहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्योंकि कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट बढ़ जाती है तो आप उनको बिना गैस के लकड़ियों पर रहने दें, जबकि उन्हीं के घरों के नीचे दफन चट्टानों में से आप और हम गैस इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैं सच्ची बात बताऊं, नाराज़ मत होइएगा, मैं तो इस बात का कायल हूँ कि अगर आपने किसी के साथ भी जुल्म किया तो आपके साथ भी जुल्म होगा। और यही हुआ है पूरे पाकिस्तान के लोग, उन लोगों के जिन्होंने अब तक गैस के बड़े मज़े उड़ाए हैं, बड़ी CNG पे गाड़ियाँ भी चलाई हैं, अपने घरों में गैस को बिला ज़रूरत ज़ाया भी किया है, ख्वाह वो गीज़र की शक्ल में हो, ख्वाह वो हवा में उड़ाने वाली शक्ल हो, अपनी लाइनों से। और फिर रेस्टोरेंट्स, यकीनी तौर पे बेदरग इस्तेमाल रेस्टोरेंट्स पर हमारी इस नेचुरल गैस का, तो ये उनकी बद्दुआ है कि जिनके यहाँ से ये हमें आती रही वो उनको ना मिलती रही और हम मज़े उड़ाते रहे। तो आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है कि
वो जिस अंदाज से परेशान हैं, क्योंकि उनकी तो आदत थी, वो परेशान नहीं है, उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है लकड़ियों पर खाना बनाना या और कोई सोर्स इस्तेमाल करना। हमें तकलीफ़ हो गई। हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी तकलीफ़ है ना कि एक चूल्हा ऑन करते ही, माचिस दिखाते ही आपका चूल्हा रोशन हो जाता था। तो अब हमें तकलीफ़ हो रही है कि नहीं हो रही, अब वो काम नहीं हो रहा है। तो शायद मैंने कहा ना, ये तकलीफ़ हमें बर्दाश्त करनी चाहिए, क्योंकि हमने बड़ी तकलीफ़ें दी हैं। हमने कभी आवाज़ बुलंद नहीं की उन लोगों के हक़ के लिए जिनके हाथ से हमें सारी ये फैसिलिटीज़ मिलती रहीं। बदकिस्मती है पाकिस्तान में जब हुकूमतें कुछ नहीं सोचती। मैंने कहा ना, वैसा तो पहला काम रियासत का और हुकूमत का, हुक्मरानों का है, क्योंकि मैंने कहा कि अच्छी और बुरी चीज़ें वहाँ से ऊपर से प्रवेल करती हैं। जब हम ऊपर से कोई चीज़ को इम्पोज़ करने की कोशिश करेंगे तो ये ज़्यादा, किसी भी कानून को सबसे पहले ऊपर लागू होना होता है, इसके बाद ये नीचे आकर इसकी अमलदारी ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन जब ऊपर से आवे का आवा बिगड़ा हुआ हो तो माफ़ कीजिएगा, तो नीचे इसकी अमलदारी में बेपनाह कदगने और हमारी मुश्किलात बढ़ जाती हैं। दैट्स वाई इसको इसी अंदाज से लीजिएगा। इसमें कोई मेरी बात इस छोटे मुंह से ज़्यादा निकल गई हो, लेकिन बहरहाल ये उन इलाकों की जहाँ से ये गैस आती रही है, उनकी शायद हक तलफ़ी हुई, जिसके बाद अल्लाह ताला ने हमें ये सज़ा दी है कि अब गैस की शॉर्टेज इस हद तक है कि हमारे शहरों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। हमारी इंडस्ट्रीज़, जो गैस पे चलने वाली इंडस्ट्रीज़ थी, वो कम व बेश बंद हो गई हैं, और जो बंद नहीं हुई हैं उन्होंने पता है क्या किया है, एक हल निकाला है। हम अब आगे के बजाय पीछे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। एक ज़माना था बॉयलर्स को गर्म करने के लिए, जब गैस बहुत ज़्यादा तादाद में या गैस पहुंची नहीं थी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो लोग लकड़ियों से अपने बॉयलर्स को गर्म किया करते थे। आप हैरान होंगे, 21वीं सदी के इस दौर में आपके इंडस्ट्रियल एरियाज़ को देख लीजिए, ख्वाह वो कोरंगी का इंडस्ट्रियल एरिया हो या साइड कराची का एरिया, यहाँ पर वहाँ पर लकड़ियों के ढेर लगा दिए गए हैं। लकड़ियाँ काट कर वहाँ पे रख दी गई हैं कि आइए और ये लकड़ियाँ ख़रीद के ले जाइए, अपने बॉयलर्स को गर्म कीजिए। मतलब जिसे हम टाल कहते थे, लकड़ी की टाल जो होती है, जिस पे लकड़ियाँ बिकती हैं और जिसे जलाने के बाद लोग, छोटे मोटे लोग, अपना कारोबार करते थे। अब वो बाकायदा एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार करेगी। होगा क्या इससे? कितनी जगहों से हमें मारा जा रहा है, ये देखिए आप। इसके लिए होगा क्या? दरख्त काटे जाएंगे। दरख्त कटेंगे ना भाई, जब दरख्त कटेंगे, एक दुनिया जो है वो दरख्त लगा रही है, और शायद आपसे चंद साल पहले हम दरख्त लगाने पर, हमें दुनिया ने अप्रिशिएट किया था उस दरख्त लगाने पर, लेकिन आज हम वो दरख्त तो क्या बड़े हुए होंगे, इससे पुराने दरख्तों को हमने काटना शुरू किया, क्योंकि गैस नहीं है। इंडस्ट्री का पहिया तो चलना है, इंडस्ट्री ने तो अपना काम करना है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने तो अपने मुलाजमीन को बेरोज़गार नहीं करना। तो एक पिंत से दो नहीं 100 काज हो रहे हैं आजकल कि पहले इनकी गैस को बंद करो, इनकी गैस की मूवमेंट को बंद करेंगे तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वो लकड़ियों पे आएंगे। एक तो वैसे ही महंगी, दूसरा उस लकड़ियों के काटने से जो हमारी आबो हवा, हमारे मौसम, हमारी जो ताज़ा हवा के झोंके हम महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं होंगे। तो आप सिर्फ थोड़ा सा देखते चले जाइए और थोड़ा सा गौर किया करें। किसी भी बात के पीछे मन आमन्ना सदकना नहीं न कहना, ये कोई अच्छी रविश नहीं है, ख्वाह वो मेरी ज़बान से हो या किसी की भी ज़बान से हो। थोड़ा सा अपना दिमाग, अपना जहन भी लड़ाना चाहिए किसी भी एक ख़ास मकसद को लेकर, ख्वाह वो आपकी हक़ में हो या आपकी मुखालिफत में हो, आपका दोस्त कह रहा हो या आपका दुश्मन कह रहा हो, सोचना ज़रूर चाहिए। क्योंकि समटाइम मैंने और आप ये मक़ूला तो हमने सुना ही है कि बेवकूफ़ और अहमक दोस्त से दाना दुश्मन जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो समटाइम हम दोस्ती या मोहब्बत या जिसे हम कहते हैं कि अच्छाई के में इतना आगे निकल जाते हैं कि हमें जो है वो अच्छाई समटाइम बहुत बुरी पड़ जाती है और बहुत महंगी पड़ जाती है वो अच्छाई। तो इन चीज़ों का हमें पूरी तौर पर आगे भी ख्याल रखना होगा और देखना ये होगा कि आज जिस सतह पर मैं और आप हैं और जिस अंदाज़ से मैं और आप इस पूरे सिस्टम को देख रहे हैं, जिस अंदाज़ से हमारी बिजली का जो बहरान था वो बढ़ते बढ़ते अब गैस का बहरान बन गया है और बहरानों पर बहरान जो होता चला जा रहा है, तो हम किस तरह से इससे नबर्द आज़मा होंगे। हमारी अदालतें अपनी जगह पर,
अपनी लड़ाई में मशगूल हैं, गिरफ्तारियां अपने चलती रहेंगी, कोई लेट गया तो कोई डट गया, ये सब अपना अपना चलता रहेगा। लेकिन आवाम की इस सूरत हाल में जहां मैं और आप मौजूद हैं, इसको कैसे, इससे कैसे निकला जाए, इसके लिए आवाम को ही अपने कुछ दिलो दिमाग को इस्तेमाल करना होगा, अपने राइट्स को इस्तेमाल करना होगा, अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा। कोशिश तो करके देखें, आप कोशिश करके देखें, दुनिया में कोशिशों से ही जो है वो हल निकलते हैं। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद हम अब कोशिशों से तंग आ गए हैं, माहौल ऐसा नहीं है, लेकिन माहौल आवाम से और अफराद से ही बनता है। तो हम पूरी कोशिश करें, हम सब अपने अपने एंड पर जैसा भी हो ये कोशिश करते हुए इस माहौल को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और जो भी आगे आने वाला अच्छा वक्त है उससे कम से कम अपनी आने वाली नस्लों के लिए ज़रूर बेहतर और इंश्योर्ड बनाएंगे। नाज़रीन, वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होता हूँ और आखिरी चंद मिनटों में एक और मौजू पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में टॉप स्टोरी में आपका मेज़बान एक बार फिर हाजिर है। नाज़रीन कराम, महंगाई का जिन जो है वो बोतल से निकल गया है और अब बोतल में वापस जाने को तैयार नहीं। हर नया दिन नई महंगाई लेकर हम सब के लिए हाजिर हो रहा है और कैसे इससे निपटा जाए, क्योंकि महंगाई तो अपनी जगह है, लेकिन इसके अगेंस्ट में जो चीज़ें बढ़नी चाहिए, जिसे हम आम हालात में तनख्वाह कहते हैं, सैलरीज़ कहते हैं, इनकम कहते हैं, वो हो नहीं रहा। उसकी रफ़्तार स्लो है और महंगाई के बढ़ने की रफ़्तार ज़्यादा है। कोई चीज़ भी अब आसानी से मिल नहीं पा रही और यकीनी तौर पर लोग मजबूर होकर अब उन जगहों का रुख कर रहे हैं जहाँ से इनको थोड़ी सी ख्वाह वो सेहत की सूरत में हो, ख्वाह कुछ खुराक की सूरत में हो, ख्वाह उनकी कुछ और ज़रूरियात ज़िंदगी जिनसे वो फ़ायदा उठाना चाहते हों, तो उसका रुख करते हैं और फिर अपनी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह होना। यहाँ पर कराची में तो शायद ज़्यादा मुश्किल नहीं है और यहाँ पर जा बजा दस्तरखान, फ्री दस्तरखान, जगह जगह फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस भी शुरू कर दी गई हैं, जगह जगह जो है वो और बहुत सारे फ्री हेल्थ के कुछ इदारे भी इस पे काम करना शुरू हो गए हैं। लेकिन मैं बिना किसी का नाम लिए ये बात ज़रूर कहूँगा कि ये सब रियासतों के काम होते हैं जहाँ आवाम ठोक बजा कर अपना राइट, अपना हक़ इस्तेमाल करना चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान, जो ये हक़ होता है आवाम का, हमारे राइट्स में लिखा हुआ है, हमारे आइन का हिस्सा होता है। ये सब हमें धक्के खाकर, एप्लीकेशंस देकर, लाइनों में लगकर नहीं लेना होता। ये हमारे डोर स्टॉप पे मिलेगा। कम से कम अगर इंसाफ ही है ना, सस्ता इंसाफ आपके दरवाजे पर, सुनी होगी ये बातें आसारी, अब तो सब किताबों में रह गई हैं, हमें कहीं होता हुआ प्रैक्टिकली ग्राउंड पर होता हुआ ये नज़र नहीं आता। तो ये सब चीज़ें हमारे डोर स्टॉप पे, स्टेप पे मिलनी चाहिए थी हमको, हमें दरवाजे तक मिलनी चाहिए थी हमारी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी। जैसे मिसाल दे रहा हूँ, सिर्फ मैं सेहत कार्ड की सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, कोई मैं किसी किस्म की पॉलिटिक्स से हट कर ये बात कर रहा हूँ। ये सेहत कार्ड जो है वो अगर इसमें 5 लाख या 10 लाख रुपए तक की लिमिट है आपके इलाज की, तो आप दुनिया के किसी हॉस्पिटल में, अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, अपना इलाज कराइए, ये कार्ड दीजिए, आपका इलाज वहाँ से इस कार्ड पर होता चला जाएगा। यानी कि आपको डोर स्टेप पे सारी चीज़ें प्रोवाइड हो गई। ये है कि आपने अपने राइट्स, एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक पाकिस्तान का अगर आप शनाख्ती कार्ड अपने हाथ में रखते हैं, शनाख्ती कार्ड एक अलग सब्जेक्ट है कि सिर्फ पाकिस्तानी के पास नहीं है। पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड जो है वो हमारे पड़ोसी कई ममालिक के लोगों के पास है, शायद वो हमसे ज़्यादा कराची के या पाकिस्तान के रहने वाले असल लोग जो हैं, जिन्हें हम असल पाकिस्तानी कहेंगे, क्योंकि कुछ नकल पाकिस्तानी भी है ना, तो असल पाकिस्तानी जो हैं उनसे ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा रहे हैं।
और बदकिस्मती है कि जो असल पाकिस्तानी हैं उनके पास शनाख्ती कार्ड एक पुरज़ाई है जो बवक्त ज़रूरत किसी भी जगह जब बंदा गिरफ़्तार किसी बुराई में गिरफ़्तार हो जाता है तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है, वरना अच्छी जगहों पर इसका इस्तेमाल नहीं होता। तो ये सेहत कार्ड की मैंने सिर्फ आपको मिसाल दी है कि ये इस किस्म के कार्ड्स ये यानी कि आपका शनाख्ती कार्ड ही आपका जो है ना सबसे बड़ा मामला मददगार होगा। और आप एक रियासत अपने किसी फ़र्द को, अपने किसी अवाम को, अपने किसी ख़ानदान को नहीं पहचानती कि पता नहीं कि ये क्या करता है क्या नहीं करता, तो ये इसकी लाइल्मी है। सियासत एक माँ की जगह होती है, एक बाप की जगह होती है, एक सरप्रस्त की जगह पर होती है रियासत और हुक्मरान। तो क्यों हमने वो सिस्टम नहीं बनाया दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में, पाकिस्तान में नहीं? अगर पाकिस्तान में नहीं बना पाए तो आप यूरोप चले जाइए, आप अमेरिका हमसे कई गुना बड़ा मुल्क है। क्या खर्च होता है इसमें? क्या हमारे यहाँ IT एक्सपर्ट्स नहीं है? मतलब नादरा नहीं है, वहाँ की नादरा ने ऐसा सिस्टम बना लिया कि वहाँ के एक एक फ़र्द की ज़िम्मेदारी रियासत उठाती है और उनको पता होता है कि इस फैमिली में कितने लोग क्या करते हैं, कितना कमाते हैं और हुकूमत की जानिब से इनको कितना मिलना चाहिए। आप हैरान होंगे कि कोविड के दिनों में अमेरिका ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो आवाम में सिर्फ़ और सिर्फ उस मुश्किल सूरत हाल से निकलने के लिए कि आवाम उसमें ज़्यादा परेशान ना हो जाए, उसके लिए वो सरतपा परेशान हो गए। और ग़ालिबन कहा यह गया उस वक्त उन पर कई किस्म की नुक्ताचीनियाँ भी हुई, लेकिन वहाँ की रियासत ने ये ज़िम्मेदारी लेनी थी, उन्होंने ली और अपने तौर पर उन्होंने पूरी कोशिश की। और ये सिर्फ मैं एक इन जनरल बात नहीं कर रहा, वो तो इनफरादी, अगर मैं अमेरिका की बात करूँ तो एक इनफरादी लेवल पर अपने किसी शख्स को बचाने के लिए, अपने किसी अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर को बचाने के लिए वो जो चाहे कर गुजरते हैं। आप रेमंड डेविस की मिसाल देख लीजिए। मैं इस पर कोई उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, लेकिन कम अज़ कम ये तो देखना होगा कि रियासत ने अपनी जिम्मेदारी तो अदा कर दी ना, कि वो बेशक हमारे पाकिस्तानियों के खून में रंगे हुए हाथ थे, लेकिन इसको कैसे हमारे पास से उठा कर लेके चले गए। और सलाम है हम सबको, हम देखते भी रहे और हमारे हुक्मरानों को वो भी माशाल्लाह इसके सहूलतकार बने। मैं यहाँ किसी पर कोई उंगली नहीं उठा रहा, मैं यहाँ बता ये रहा हूँ कि कोई रियासत का फ़र्ज़ क्या होता है। हमारे लोगों को किस तरह से यहाँ से उठा के ले जाया गया कि रियासत ने अपना फ़र्ज़ अदा किया। माजी में हमारे कितने ही नौजवानों को दुनिया के जिस ममालिक में जहाँ जहाँ कहा गया कहीं दहशतगर्द बनाकर, और हमने खुद ही पहले मुजाहिदीन बनाए और फिर मुजाहिदीन के बाद फिर उन्हीं मुजाहिदीन को फिर दहशतगर्द बना दिया। तो ये सब चीज़ें तो आलमी इस्टेब्लिशमेंट जिसका मैंने इस प्रोग्राम के आगाज़ में जिक्र किया था, ये तो उनके करने के काम थे और उन्होंने अपना काम खुश असलूबी से अंजाम दिया। दोबारा से टॉपिक पर आता हूँ कि रियासत की ज़िम्मेदारी है कि आवाम की हर ज़रूरत को, ये बड़ी किताबी सी बातें लगती हैं बदकिस्मती, लेकिन मेरा काम है मैं ये बात करता रहूँ, बार बार करता रहूँ, ताकि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात कि हम अपनी कोशिश, मैं सिर्फ इन तमाम बातों को करने का मकसद सिर्फ ये होता है। और कोई अच्छी खबर शायद मैं बदकिस्मती से दे नहीं पाया आज के दिन में, कि कोई मेरी नज़रों से गुजरी नहीं गुज़िश्ता चंद एक माह से कोई ऐसी खबर को जिस पर मैं खुश हो जाऊं, सिवाय स्पोर्ट्स में। अगर स्पोर्ट्स में भी इस बार कोई अच्छी खबर नहीं मिली है मैं तो मैं आपको उदास नहीं करना चाहता, लेकिन सिर्फ मसला ये है कि सिर्फ चाहता ये हूँ कि हम मोटिवेट होते रहें, हम अपने अज़्म को ना छोड़ें, हम अपने जो मुसम्मम इरादे हैं उनको ना गिरने दें और कुछ ना कुछ कोशिश करते रहें हमारे आने वाली जनरेशन के लिए। तालीमी इदारे यकीनी तौर पर प्राइवेटली ही अपना काम कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो भी अपने तौर पर कोशिश पूरी कर रहे हैं। मैं इस पर ज़्यादा उंगली इसलिए नहीं उठा रहा कि कराची यूनिवर्सिटी को अगर मैं देखता हूँ जब भी इनके पास से गुजरता हूँ, जब भी यहाँ कभी कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जाने का मौका मिलता है, तो नो डाउट कम अज़ कम ये मैं देखता हूँ कि लोगों का एक बड़ा हुजूम जो है वहाँ आ रहा है, वहाँ जा रहा है। तो कुछ ना कुछ किसी भी अंदाज़ की अच्छी या बुरी कम अज़ कम 10 गाहें हमारी कुछ काम कर रही हैं। डाओ की तरफ जाते हैं तो आपका दिल खुश हो जाता है कि डाओ मेडिकल कॉलेज जो है एडमिशन्स नहीं मिलते, इतने लोग बच्चियाँ हमारे जो है उस तरफ उसका रुख कर रहे हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का एक जाल बिछा हुआ है, बदकिस्मती से ये हुकूमतों का काम होता है, लेकिन अगर प्राइवेट इदारों को भी देखा जाए तो वो भी अपना काम खुशअस्लूबी से अंजाम दे रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती आज के इस महंगाई के दौर में इन प्राइवेट इदारों को, इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को आवाम का ख्याल रखना होगा।
अगर आज के दौर में उन्होंने ये ख्याल ना रखा तो याद रखिएगा, मैंने गैस की एक मिसाल दी थी कि उनकी बद्दुआ लगेगी। उनकी बद्दुआ की वजह है कि आज उन शहरों में जहाँ गैस की फरावानी थी, क्योंकि उनके पास नहीं थी, आज हम भी उससे ज़्यादा मोहताज हैं। और हम क्योंकि आदी थे, तो आदी लोगों को अगर कोई चीज़ यकदम बंद कर दी जाए तो उसकी क्या हालत होती है, किसी नशई से पूछा जा सकता है। मिसाल तो बड़ी ऑड सी है, लेकिन नो डाउट मिसाल देने के लिए यही बात मेरे रही। तो अगर आज इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने अपनी राहें दुरुस्त ना की, आवाम का इस मुश्किल हालात में साथ ना दिया, तो याद रखिएगा, ये मैं नहीं कह रहा, आगे आने वाला वक्त ज़रूर साबित करेगा कि यहाँ कोई ऐसी हुकूमत ज़रूर आएगी पाकिस्तान में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस को, हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को इस हद तक या इस लेवल तक इंशाल्लाह लेके जाएगी कि फिर हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है ना, वो कर नहीं पाएंगे, कुछ उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इतनी बड़ी ज़मीनें, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ अभी भी मौजूद हैं कि वहाँ हज़ारों नहीं लाखों स्टूडेंट्स जो हैं वो एक एक कैंपस के अंदर समा सकते हैं। इतने बड़ी बड़ी जगहें हमारे पास अब भी मौजूद हैं। शहर कराची और वतन अज़ीज़ की, पूरे वतन अज़ीज़ की बात की जाए, और लोगों ने ये मिसालें कायम कर दी हैं। कुछ जगहों पर आलमी इदारों के साथ मिलकर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में कायम हो चुकी हैं जो बहुत ही बढ़िया और आला काम कर रही हैं, और उसे हम नाम की तो शायद वो प्राइवेट होंगी, लेकिन वो प्राइवेट नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत के लिए बनाई गई हैं। तो ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो प्लीज़ वो तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो दिन ब दिन अपनी फ़ीसों का बोझ बढ़ाए चली जा रही हैं अपने उन लोगों पर, अपनी तलबा पर, उनके पेरेंट्स पर, कि पहले सेमेस्टर में जो एडमिशन हुआ था, चौथे सेमेस्टर में ही वो फ़ीसें जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं, और शायद आखिरी सेमेस्टर तक पहुँचेंगी तो वो दुगनी से भी ज़्यादा हो जाएंगी। तो इनका ख्याल रखें, इस मौके पर इनका साथ दें, हमारे बच्चों का साथ दें, ताकि कम से कम एक अच्छी तालीम हासिल करके अपने पैर पर खड़े होंगे। ये इट्सेल्फ एक सदका जारिया होता है किसी भी आवाम के लिए। इन खूबसूरत बातों के बाद, इन चंद हिकायत के बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।